कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो बोर्ड की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपका जो 12 मार्च को हिंदी का पेपर है उसके लिए आपने जो बहुत ही शानदार तैयारी कर चुकी। आपकी जो 6 तारीख से आपके 12 तारीख के बीच में जो छुट्टियां रही थी तो आपने जो बहुत ही शानदार इसमें तैयारी की होगी और अब आपके जो 12 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। तो इस वीडियो में हम आपका जो 12 तारीख को हिंदी का पेपर होने वाला है उसका एक रिवीजन वीडियो है। इसमें आपको जो जितना भी आपने जो पढ़ा है इतने दिनों में उसका रिवाइज आपका हो जाएगा इस वीडियो में और पूरा पेपर आपको जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपकी जो हिंदी कक्षा 10 की जो आपकी शेखावटी मिशन 100 की जो नई PDF आई है 2024-25 के सत्र की, वो उसका रिवाइज करने वाले हैं पूरे वीडियो में। और ये वीडियो अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके जो पूरे पेपर का आपको रिवीजन हो जाएगा और आप जो 80 में से 80 नंबर आराम से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट जो आपके 2-3 पेपर हुए थे 12th क्लास के और आपके 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर, तो उन सभी में देखा गया है कि लगभग ये जो 95% से भी ज़्यादा प्रश्न जो इस PDF में से पूछे जा रहे हैं। तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखना और काफ़ी इसमें से आपको बेनिफिट होने वाला है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप इन सभी जो टेस्ट वगैरह हैं मॉडल पेपर वगैरह, तो मैंने ऐप के ऊपर जो 9 मॉडल पेपर के टेस्ट डाल रखे हैं, तो आप उन टेस्ट को भी दे सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ऐप के अंदर ये सारी चीज़ आपको उपलब्ध है कक्षा 10 की टेस्ट सीरीज़ में। तो सबसे पहले कवर करते हैं आपके पहले पार्ट का, जिसका नाम है आपके गद्य खंड में आपकी क्षितिज किताब का पहला पार्ट है आपके सूर के पद, सूरदास जी वाला जो पार्ट है उसको इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सूरदास जी का थोड़ा सा इसमें जीवन परिचय देख लेते हैं। हो सकता है आपके सूरदास जी का जो कवि परिचय आ जाए इसमें, तो ये भी आपके काम आएगा। इनका जो सूरदास जी का जन्म होता है वो 1478 में होता है और इनका जन्म स्थान की बात करें तो एक मत के अनुसार तो मथुरा के निकट हुआ था और दूसरे मथुरा के निकट रेणुका में हुआ था। और दूसरे मत के अनुसार इनका जो जन्म है वो दिल्ली के पास ही में इनका जन्म होता है। गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य था और ये विठलनाथ जी ये जो गुरु जी थे इसमें वल्लभाचार्य इनके द्वारा स्थापित अष्टचाप के कवियों में ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सर्वप्रिय कवि थे। निवास की बात करें तो मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट पर ये रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। देखो ये आपका जो वीडियो है पूरा रिवीजन वीडियो है, शुरू से अंत तक आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा पूरी दोनों किताबों का और आपके ग्रामर का और पूरे पेपर का 80 में से 80 नंबर का आपके रिवीजन होने वाला है। तो प्रसिद्ध इनकी रचनाओं की बात करें तो 3 इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं जिसमें सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी और सुरावली, इनके अलावा इनका जो सबसे फेमस ग्रंथ है वो आपके सूरसागर है और सूरसागर से ही आपके जो ये आपकी कविताएं ये ली गई, भ्रमर गीत से ये ली गई हैं। नेक्स्ट है फिर आपके इसमें जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है इनका वो सूरसागर वाला ही है। और नेक्स्ट आपका ये प्रिय रस, इसका इनके जो प्रिय रस है वात्सल्य और श्रृंगार के ये श्रेष्ठ कवि थे। और भाषा की बात करें तो ये ब्रज भाषा की बहुत ही जो विख्यात ये कवि थे। निधन की बात करें तो 1583 में पारसोल में इनका निधन होता है। और साहित्य हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की जो परंपरा के वास्तविक प्रवर्तक पाठ्यक्रम में संचालित जो 4 पद हैं वो सूरसागर के भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। भ्रमर गीत सूरदास जी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सूरसागर, उसके 10वें स्कंद से ये लिया गए हैं। तो ये 10वां स्कंद ये वहाँ से भ्रमर गीत लिया गया है। भक्ति काल में सगुण भक्तिधारा और ये कृष्ण भक्त कवि थे ये। इसके अलावा साहित्य हिंदी साहित्य के चमकते सूर्य की उपमा इनको दी गई है। और पुष्टि मार्ग को जहाज जात पंक्ति है जो सूरदास जी के लिए विठलनाथ ने कही है। फिर आपके इनके जो प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भ्रमर के बहाने व्यंग्य किया था। मैं सीधा उत्तर बताऊंगा, टाइम आपको बचाना है यहाँ पे। तो गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे, तो वो मथुरा चले गए थे। नेक्स्ट है मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो मधुकर शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। गोपियों ने उद्धव की योग साधना किसकी उपमा दी, तो इन्होंने कड़वी ककड़ी की उपमा दी थी। इसका उत्तर हो जाएगा कड़वी ककड़ी। ये पुरीनी का मतलब क्या होता है, तो पुरीनी का मतलब होता है आपके कमल। गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता था, तो ये श्री कृष्ण की रट लगाता था। व्याधि शब्द का मतलब क्या होता है, तो व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। शारीरिक जो कष्ट होता है उसको व्याधि कहते हैं, ठीक है। और गोपियों ने अपनी तुलना किससे की, तो गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हारिल पक्षी। अगला प्रश्न है 9वां आपके कि गोपियों ने श्री कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमा दी, तो इन्होंने जो कुटिल एक राजनीतिज्ञ की उपमा भी दी थी। नेक्स्ट आपके सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो रस का प्रयोग हुआ है वो वियोग श्रृंगार रस का जो प्रयोग सबसे ज़्यादा
हुआ है। वियोग श्रृंगार इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके एक प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न इसमें से, वो देख लेते हैं। उदो तुम तो हो अति बड़ी बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? तो क्योंकि उदो प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार से मुक्त रहते थे जिस प्रकार से कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। तो उद्धव के प्रेमहीन होने पर भी व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने उसको भाग्यशाली कहा है। नेक्स्ट है, फिर गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया? तो भी गोपियों ने अपने भोलेपन का व्यक्त ऐसे किया कि जिस प्रकार से चींटी गुड़ में चिपककर अपने प्राण दे देती है, उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम में वे अपने अनुरक्त होकर वे जो अपने प्राण त्याग देगी, परंतु किसी योग जैसे अन्य वर्ण का वर्ण नहीं करेगी। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण प्रेम रूपी हारिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा? तो जिस प्रकार जो हारिल पक्षी दिन रात अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़े को थामे रहता है, उसी प्रकार से गोपियाँ भी जो मन क्रम और वचन से दृढ़ निश्चय करके श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को अपने मन में बसाए हुए रखती हैं। नेक्स्ट फिर आपकी मर्यादा न लही किस मर्यादा के विषय में कहा गया है? तो परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा है। छल कपट चतुराई दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देता है। श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ जो योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग किया है। तो उक्त पंक्ति के माध्यम से जो इसी प्रेम मर्यादा का वर्णन किया गया है। फिर आपके दूसरा पार्ट है जिसका नाम है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ये राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद वाला पार्ट है आपके। तो उस तुलसीदास जी का सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में होता है और इनका जन्म स्थान है राजापुरा। ये राजापुर गांव बांदा जिला उत्तर प्रदेश में आता है और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो सुकर सौरव क्षेत्र जिला एटा में पड़ता है। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। क्या नाम था? गुरु का नाम नरहरिदास था। और माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था तुलसीदास जी के। पालन पोषण एक मुनिया नामक जो दासी थी उसने किया था। और जन्म का समय जो अभुक्त मूल नक्षत्र था। बचपन का नाम था रामबोला और पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा अवधी भाषा थी, ब्रज भाषा थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, बाकी इसकी 2 रचना वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। सगुण मार्गी राम भक्त कवि हैं और दास्य भाव की इन्होंने भक्ति की थी। प्रमुख इनकी रचनाओं की बात करें तो उत्तर भारत में रामचरितमानस इनकी जो प्रमुख रचना है और जिसको अपन शॉर्ट में मानस भी कहते हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, ये सभी इनके जो प्रमुख जो रचना है। परलोक गमन जो हुआ था इनको 1680 में इनका परलोक गमन हो जाता है। विक्रम संवत 1680, बाकी सन जो होगा वो 1623 होगा। तो आपकी किताब में जो राम लक्ष्मण का जो परशुराम संवाद दिया गया है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। प्रश्न आ जाए कि कहाँ से लिया गया? तो परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस का जो बाल कांड है वहाँ से लिया गया है। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। तो फिर बाल कांड की भाषा भी कैसे हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। एक बार पूछा था प्रश्न कि ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसकी भाषा क्या है या फिर बालकांड की भाषा क्या है? तो बालकांड रामचरितमानस से लिया गया है तो ये अवधी में लिखा गया है, तो बालकांड भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। इसमें एक प्रश्न है कि महाभट का अर्थ क्या होता है? तो महाभट का मतलब होता है महान योद्धा। महाभट का मतलब महान योद्धा। धनु ही सम त्रिपुरारी री धनु विदेश संकल संसार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार का तो क्वेश्चन आपके आता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, इसमें किसी न किसी की उपमा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। अर्भक शब्द का आपको अर्थ बताने की। अर्भक शब्द का मतलब क्या होता है? शिशु होता है। छोटा बच्चे को अर्भक कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जिसका अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है? तो मही, देवन, विप्र, द्विज और नृप। तो नृप हो जाएगा इसमें। तो इसका उत्तर आपके नृप हो जाएगा। नृप का मतलब क्या होता है? राजा होता है, किंग। राजा को नृप कहा जाता है। कौशिक गोदी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये विश्वामित्र जो हैं वो राम लक्ष्मण के गुरु थे। गालकू शब्द का अर्थ क्या है? तो गालकू का मतलब होता है नाश करने वाला। गालकू का मतलब क्या होता है? नाश करने वाला। अपने मुँह तुम अपनी करनी किसने किससे कहा था? तो ये लक्ष्मण ने जो परशुराम से कहा था कि अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं? तो इसमें आपके हो जाएगा एक तो सूर के ऊपर, एक महिषूर के ऊपर और एक हरिजन और गाय के ऊपर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। फिर आपके उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाथ समदनु बंजी निहारा। तो इसमें आपके जो नाथ शब्द हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है।
तो इसमें जो नाथ शब्द है वो परशुराम जी के प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताए हैं? तो वो सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु बताए। इसका उत्तर हो जाएगा आपके सहस्त्र बाहु। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो लक्ष्मण का है। नेक्स्ट है, रघुकुल भानु की संज्ञा किससे दी गई? तो ये राम को दी गई है रघुकुल भानु की संज्ञा, यानी कि रघुकुल का जो सूरज है वो राम को कहा गया है। बालकों की किन गुण दोषों और ध्यान न देने की बात कही गई है? तो बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही थी? तो ये विश्वामित्र जी ने कही थी। और विश्वामित्र जी जो कौन थे? राम लक्ष्मण के गुरु थे। भृगुकुल केतु के ने अनेक बार जो भूमि को क्षत्रियों से विहीन करके किसको प्रदान किया था? तो ये ब्राह्मणों को प्रदान किया था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि परशुराम जी ने भूमि अनेक बार किसको दी थी? तो ये ब्राह्मणों को दी थी। नेक्स्ट है, परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया था? तो इसका कारण ये कि वे शिव के धनुष को बाकी धनुष के समान बता रहे थे, इसलिए। फिर आपके अगला प्रश्न ये बनता है कि परशुराम जी ने किन शब्दों के लक्ष्मण को फटकार लगाई थी? तो परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने काल के वश होकर ये सब बोल रहे हो, तुम रघुकुल को कलंकित कर रहे हो, करने वाले चंद्र हो, तुम बिना किसी अंकुश के ये सब बातें कर रहे हो, पर मैं सत्य कहता हूँ कि तुम क्षण भर में कालकलवित हो जाओगे। यदि तुमने दुख पर नियंत्रण नहीं रखा तो यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। एक कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई? तो कुशल वीर पुरुष लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर शत्रु रणभूमि के सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय दिया करते हैं। वे देरी नहीं खोते और मुंह से शब्द नहीं निकालते हैं। अपने पराक्रम का वर्णन भी वो स्वयं नहीं क्या करते हैं। तो ये सभी जो वर्णन है वो बताइए। फिर आपके नेक्स्ट है कि लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया? तो ब्राह्मण समझकर अब तक जो नृपद्रोही भृगुवर को छोड़ रखा था, अब तक परशुराम जी किसी कुशल योग्य योद्धा से नहीं भिड़े हो, अपने घर में ही देवता बने बैठे हो, इस कारण से अब तक जो बचे हुए हो, ये कारण इसने बताया था। फिर आके एक प्रश्न, ये क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में आएगा कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसको संक्षेप में समझाइए, अपनी भाषा में लिखिए। तो देखो इसमें क्या परशुराम संवाद क्या है? तो ये जो संवाद है आपकी किताब में जो लिखा गए हैं, तो ये अंश जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गए हैं। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम जी को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं और इस सप्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण को वीर रस से सजी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली में सरस अभिव्यक्ति दी गई हैं। फिर आपके पार्ट नंबर है 3, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य जो कविता है आपकी वो वाला है। तो जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं जन्म की। तो ये इनका जो जन्म है वो, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो 1889 को वाराणसी में होता है और इनका अध्ययन क्वींस कॉलेज काशी में 8वीं तक हुआ था। और इनको भाषा ज्ञान की बात करें तो संस्कृत, हिंदी, फारसी, छायावाद के ये प्रवर्तक कवि थे और छायावाद के इनको ब्रह्मा कहा जाता है। काव्य रचना की बात करें तो चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, लहर है, आंसू है, कामायनी है, ये इनकी प्रमुख रचना है। सबसे फेमस है इनकी कामायनी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा कि कामायनी किसकी रचना है? तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। और ऐसा पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी की रचना पर कौन सा पारितोषिक मिला था? तो पारितोषिक का नाम आपको कमेंट करके बताने कि इनको कामायनी रचना पर कौन सा पारितोषिक मिला था। नाटक की बात करें तो अजातशत्रु हैं, चंद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, ध्रुव स्वामिनी है। उपन्यास की बात करें तो कंकाल है, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास है। कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। पुरस्कार की बात करें तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। किसके ऊपर मिला था? कामायनी के ऊपर इनको मिला था, जो कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि कामायनी जो रचना है उसके ऊपर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। काव्यगत विशेषता की बात करें तो इनकी रचनाओं में आपको कोमलता दिखेगी, माधुर्य दिखेगा, शक्ति, ओज, अतिशय, काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता, इतिहास और दर्शन में संधि देखने को मिलती है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1937 में हो जाती है।
तो प्रश्न आपके पाठ का यह है कि जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य कविता है वो किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रेमचंद जी का जो हंस एक समाचार पत्र था उसमें ये प्रकाशित हुआ करती थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है ये आत्मकथ्य वो कहाँ प्रकाशित हुई थी, ये प्रेमचंद जी के हंस में प्रकाशित होती थी। आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है, तो ये आपके छायावादी हैं, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावादी कवि है। कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है, तो स्वयं की तुलना जो की थी वो एक थके हुए पथिक से की है, तो थका हुआ पथिक। समृद्धि पाते से क्या आशा है, तो समृद्धि रूपी संबल इसका उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है कि जीवन का जो मूल्य है, मानव जीवन का जो मूल्य है उनका जो संदेश वो दे रही है। प्रस्तुत कविता में कंथा शब्द का अर्थ क्या है, तो कंथा शब्द का मतलब होता है गुदड़ी। कंथा का मतलब क्या हो जाएगा, गुदड़ी हो जाएगा। मधुप किसका जो पर्यायवाची है, तो मधुप जो है वो आपके भंवरे का पर्यायवाची है, भरमर का है जो पर्यायवाची है। कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, तो इसका कारण है कि जीवन में दुख होने के कारण वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। प्रसाद जी ने किसके आग्रह पर जो आत्मकथा के रूप में आत्मकथ्य की रचना की थी, तो इनके मित्रों के कहने पर इन्होंने आत्मकथ्य की वहाँ पर रचना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग उत्तर सही रहेगा। किसने जो प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की थी, कवि ने जो प्रिया की गालों की तुलना लालिमा की जो तुलना है वो किसके साथ में की थी, तो उषाकालीन जो लालिमा है उसके साथ में की थी, फर्स्ट ऑप्शन। देखो यह गागरिती से क्या अभिप्राय है, तो गागरिती का मतलब होता है खाली घड़ा। खाली घड़े का मतलब क्या है, उपलब्धियों से रहित असफल जो जीवन होता है उसको खाली घड़ा कहा जाता है। खाली घड़े की तरह कवि का जीवन भी महत्वहीन है। उनके जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिससे वो अपने कथाओं के माध्यम से बताएं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इस कविता में बोली और सरलते संबोधन आत्मकथ्य कविता में किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो बोली आत्मकथा के लिए और सरलते कवि के हृदय की सरलता के लिए प्रयोग हुआ है। आत्मकथ्य कविता की भाषा एवं रस व्यंजना गुण प्रकाशन वर्ष पर प्रभाव डाली है। तो भाषा जो इनकी खड़ी बोली है आत्मकथ्य की, ठीक है, और रस जो है आपके वियोग श्रृंगार का है, गुण प्रसाद का है, और प्रकाशन वर्ष 1932 है। तो अगला प्रश्न आपके कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तो कवि ने ऐसा क्यों कहा था। कंथा का मतलब होता है यहाँ पे गुदड़ी, जो निर्धनता का प्रतीक है। गुदड़ी का मतलब क्या है, निर्धनता है। अपने जीवन की कहानी को परत दर परत खोलते पर भी सुख के कहीं नहीं बल्कि संघर्ष के दिन ही देखने को मिलेंगे। ऐसी कहानी में को क्या गाऊं, अपने अतीत को पूरा है जो उधेड़ कर सामने भी रखने से क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट है, अपनी गाथा के बारे में कवि ने क्या कहा और अंत में कवि ने क्या निर्णय लिया। तो जब तक ये जो अपने अतीत में जाकर नहीं देखता तब तक अपने दुखों को भुलाए हुए हैं और उसकी गाथाएं सुप्त अवस्था में थी, थोड़ी देर मौन ही रहे, यही कवि चाहते हैं। अतः स्वयं के जीवन का कोई जो उपलब्धि न होने के कारण अपनी गाथा गाने के बजाय औरों की वो आत्मकथा सुनो। फिर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मकथ्य कविता का, ये 100% आपके छपेगा, याद कर लेना। आत्मकथ्य वाला ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपका ऐसा आपको यहाँ से पूछाएगा। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव व्यक्त कीजिए। तो आत्मकथ्य कविता है वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसमें कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और अपने इस नश्वर जीवन संसार की कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बताई जा सके जिससे कि किसी को प्रेरणा मिल सके। फिर इस जीवन को रूपी खाली सागर को की क्या चर्चा की जाए, इससे कोई लाभ नहीं है। अपनी प्रिय के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास किए जरूर आए पर वे लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। हर बार सुख के उनके करीब आकर उनके चिढ़ाकर फिर दूर हो जाता है। अपनी प्रिया के सौंदर्य में उनके गालों की लाली उषा की को भी ईर्ष्या होती हुई दिखाती है, परंतु अब इन सब में कोई जो किसी का कोई बुरा नहीं हो सकता है। कवि अंत में अपनी व्यथा कथा के लिए मौन रहकर जो सिर्फ दूसरों की कहानियाँ सुनने का निर्णय लेता है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए इनका जो कवि परिचय वो देख लेते हैं, फिर इनके बारे में जो पाठ के बारे में देखते हैं। तो इनके जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो है 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। मूलतः ये गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे ये। उनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक तो महिषादल में हुई थी। और इनकी भाषा ज्ञान की बात करें तो इनको दर्शन का, इनकी संस्कृत का, बांग्ला का, अंग्रेजी का, हिंदी का आदि भाषाओं का इनको ज्ञान था।
इनके अलावा संगीत और दर्शन शास्त्र के भी ये अध्येता थे और इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। परिजनों के लगातार काल कल्पित होने से जीवन दुख और संघर्ष भरा था और साहित्य क्षेत्र में भी इनका निरंतर संघर्ष था। इनकी प्रमुख जो काव्यिक रचनाओं की बात करें तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ते और नए पत्ते हैं। इनकी विधाओं की बात करें तो इन्होंने उपन्यास में, कहानी में, आलोचना में और निबंध में कार्य किया था। वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक प्रसिद्ध इनकी कविता संग्रह है और प्रसिद्ध प्रासंगिक जो रचना है इनकी ये है कि राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास के नए युग की प्रासंगिक जो रचना है उनकी सबसे फेमस है। इनकी पत्नी की स्मृति में जूली की कली, पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उन्होंने सरोज स्मृति रचना जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ शोक गीत मानी गई है। संपूर्ण साहित्य इनका जो है वो निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है और ये छायावाद के रुद्र या महेश के रूप में जाने जाते हैं। मुक्त छंद का जो प्रवर्तक इनको कहा जाता है, सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग अपनी रचनाओं में इन्होंने किया था। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश का भाव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों युग की जो रचना इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। काव्य की विशेषता की बात करें तो इनकी काव्य में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति, विराट, उदात चित्र इसमें देखने को मिलता है और इनका जो निधन है 1961 में होता है। किताब के प्रश्नों की पाठ के अंदर के जो प्रश्न है वो ये है कि उत्साह कविता में जो कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो उत्साह कविता में वीर रस प्रयुक्त हुआ है। ये वीर रस की कविता है। उत्साह रस जो कविता है इसको पढ़ते पढ़ते मन में जो जोश जुनून आ जाता है, ये वीर रस की कविता है। जैसे युद्ध के लिए तैयार कर देते वैसे इसी प्रकार से ये वीर रस की कविता है। बादल किसका प्रतीक है, तो बादल भाई क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बादल? क्रांति का प्रतीक है। ललित ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, इसको अपन इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही पंक्ति में, किसकी आबा हट नहीं रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फागुन की आबा हट नहीं रही है। फिर आपके नेक्स्ट हैं, कवि ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले बालों से की है, तो छोटे शिशु जो होता है, बालक होता है, उसके बालों से की है। पाठ पाठ शब्द का मतलब क्या है? जगह जगह। पाठ पाठ का मतलब हो जाता है जगह जगह। अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है, तो इसमें आपकी जो प्रसाद है, क्या है? प्रसाद गुण का इसमें वर्णन किया गया है। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है, तो कवि ने बादल का जो मानवीकरण है वो बच्चे के रूप में किया है, एक बच्चे के रूप में मानवीकरण किया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, उक्त जो पंक्ति में अलंकार बताना चाहिए आपके यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो समन्वय और मतवाला, इन दोनों का ही जो प्रकाशन किया था, तो दोनों उत्तर इसमें सी वाले में दे रखे। नेक्स्ट फिर आपकी एक जो कविता की पंक्ति दे रखी है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है कि वर्षा ऋतु आने पर बादल अपने शीतल जल से धरती का ताप शांत करते हैं, इसलिए कवि ने बादल से तप्त धरा को शीतल करने की बात कही है। ठीक है, ये बात आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट है फिर आपके उत्साह रचना का प्रकार, संबोधन संबोधी शब्द का पर्यायवाची, रचनाकार का पसंदीदा विषय और सुनाई देने वाला प्रमुख स्वर जो प्रतीक कौन सा है, तो इसमें आपकी रचना का प्रकार देखिए तो ये एक प्रकार का क्या है, आह्वान गीत है। संबोधन करें तो ये किसको संबोधित करते हुए कि इसको कविता को कहा गया है, ये बादल को कहते हुए कहा गई है कविता। बादल का पर्यायवाची किसको कहा जाता है, तो धाराधर को कहा जाता है। रचनाकार कौन है इसके, तो उत्साह कविता के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला जी का पसंदीदा विषय कौन सा है, तो बादल और बादल के गरजना सुनाई देने वाला स्वर। तो पसंदीदा विषय कौन सा हो जाएगा आपके, बादल हो जाएगा। और बादल की गर्जना से सुनाई देने वाला स्वर कौन सा है, तो नवचेतना है। इसको क्या कहा इन्होंने, नवचेतना कहा है। और सृजनात्मकता का और नवचेतना दोनों का जो स्वर कहा है, जो कि पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है फिर आपके घेर घेर घोर गगन, कवि बादलों से ऐसा क्यों कहते हैं, तो कवि बादलों से ऐसा इसलिए कहते हैं कि यह आकाश मानो धरती का संरक्षक हो, इसलिए बादल आकाश में छाकर जो धरती की तपन को दूर करने के लिए छाया कर देते हैं और अपनी जल वर्षा से इसे शीतलता प्रदान करते हैं। इसमें आपके जो ग वर्ग है, गड़ी वाला, इसी वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास और घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, बार बार जो आ रहा है ये, इसमें ग वर्ग और घेर घेर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपके उदाहरण हो जाएगा।
फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पांचवा वाला कि निराला का उत्साह और अर नहीं रही कविता में किन ऋतुओं का वर्णन हुआ है, इनका महत्व स्पष्ट करना है। तो निराला जी की जो उत्साह कविता है इसमें वर्षा ऋतु का, उत्साह कविता में तो वर्षा ऋतु का, और अट नहीं रही में आपके फागुन महीने की जो आने वाली जो वसंत ऋतु है उसका वर्णन इसमें किया है। दोनों ऋतुएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गर्मी की तेज़ धूप और लू तपन के बाद आकाश में छाए बादल अत्यंत सुंदर और सुखदायक लगते हैं। उसी प्रकार से सर्दी की ठिठुरन और गलन के उपरांत वसंत की जो मादक सौंदर्य अत्यंत जो आकर्षक होता है, और इस प्रकार दोनों ही ऋतुएं आकर्षक और उपयोगी होती हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि उत्साह कविता में दिखाए गए बादलों के क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए, या उत्साह कविता का जो मूल प्रतिपाद्य संदेश लिखिए। 100% ये क्वेश्चन आप लगा लो, आपकी परीक्षा में आएगा। और फिर आप कहेंगे कि हमें ये प्रश्न पहले बताया क्यों नहीं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ये कल आपके पेपर में सेम टू सेम छपेगा यहाँ से। गर्जना करता हुआ, घनघोर घटाओं के साथ उड़ता हुआ, काले घुंघराले बालों के समान, इसमें बच्चों की कल्पना सा, हृदय में बिजली की चमक सी आशा, उम्मीद जगाता, निराशा मन को नवजीवन देता, वज्र रूपी दुखों को छिपाता, व्याकुल बेचैन मन और विश्व के भीषण तप्त गर्मी से संतप्त मनुष्य की आशा की किरण बन अज्ञात दिशा से शीतल जल वर्षा के माध्यम से धरती और संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है, और संसार को नवजीवन और नवीन प्रेरणा प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसके माध्यम से जोश, पौरुष और क्रांति का संदेश मिलता है, और यह विभिन्न अर्थों की ओर संकेत भी करती हैं, और पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने में और सुखकारी शक्ति के रूप में उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, जल बरसाने वाले शक्ति के रूप में, समान को नए जीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में इस कविता का वर्णन किया गया है। फिर आपके जो इसमें पाठ के अंदर जो एक कविता आएगी उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। जैसे यह कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाद में सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर जो, धरती के निवासी बेचैन क्यों हैं, तो गर्मी की तपन के कारण धरती के जो लोग हैं वो व्याकुल हैं, बेचैन हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। कवि बादलों से गरजने और बरसने के लिए क्यों अनुरोध कर रहे हैं, तो कवि बादलों से तीव्रता से गरजने और बरसने का अनुरोध कर रहा है क्योंकि गर्मी की बढ़ती हुई तपन से समस्त संसार के प्राणी व्याकुल और बेचैन हैं। जब बादल मूसलाधार वर्षा करेंगे तभी पृथ्वी पर उष्णता कम होगी और सांसारिक जो प्राणियों को राहत मिलती है। इसमें आपके एक शब्द आया था निदाग, तो निदाग शब्द का अर्थ और इसका प्रतीकात्मक भाव स्पष्ट करना है। तो निदाग का जो मतलब होता है वो भीषण गर्मी से है। तो कवि ने इस शब्द का प्रतीकात्मक भाव सांसारिक कष्टों के संदर्भ में किया है, क्योंकि इसका अर्थ में बादल भीषण गर्मी से मुक्ति का माध्यम है, तो दूसरी ओर क्रांति के अग्रदूत युवाओं का दल है जो सांसारिक कष्टों के निवारण को करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका नागार्जुन वाला है, जिसमें आपकी दो कविताएं दे रखी है, एक तो दंतुरित मुस्कान और एक फसल वाली। तो नागार्जुन जी का पहला जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म 1911 में हुआ था, और इनकी जो जन्म स्थान है वो सतलखा गांव दरभंगा बिहार जिले में हुआ, बिहार के दरभंगा जिले के गांव सतलखा में हुआ था। और इनके मूल जो नाम था वो क्या था, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बाद में इन्होंने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ठीक है, 1938 में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तब इनका जो नाम है वो नागार्जुन हो गया था। ठीक है, वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे, और लोग इनको स्नेहपूर्वक बाबा कहकर भी पुकारते थे। नागार्जुन जी को लोग क्या कहकर पुकारते थे, बाबा कहकर भी पुकारते थे। एक अंधविश्वास के कारण इन्हें ढक्कन कहकर भी पुकारा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंधविश्वास के कारण इनको ढक्कन कहकर भी पुकारा गया था। मैथिली में वे यात्री नाम से कविताएं लिखा करते थे। इनकी जो नागार्जुन जी की जो मातृभाषा वो मैथिली है, जैसे अपनी राजस्थानी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, तो इनकी जो मातृभाषा वो मैथिली है। और इसमें वो यात्री नाम से रचनाएं का कार्य करते थे, और इन्हें गुमकड़ी और अक्खड़ स्वभाव और व्यंग्य धनी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। तो आधुनिक युग का कबीर किसको कहा जाता है, तो ये अपने नागार्जुन जी को कहा जाता है। वो श्रीलंका में जाते हैं 1936 में, और बौद्ध धर्म अंगीकार करने के बाद में वो नागार्जुन कहलाए थे। अध्ययन की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में बनारस में, फिर बाद में कोलकाता में हुई थी, और अनेक बार इन्होंने जो पूरे भारत की यात्राएं कर ली थी। रचनाकारी की बात करें तो युगधारा है, सतरंगी पंखों वाली हैं, हज़ार हज़ार बाहों वाली हैं, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने,
और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये सभी रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। फिर बात करें उपन्यास व अन्य गद्य में भी इनका कार्य किया था। इनका जो संपूर्ण कृतित्व है वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में विभक्त हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में है। बाकी जो निराला रचनावली है वो आपके 8 खंडों में है। बेनीपुरी रचनावली वो आपके 8 खंडों में विभक्त हैं। नेक्स्ट है आपके पुरस्कार की बात करें तो हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान मिला था इनको, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान और बिहार का जो राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। मैथिली भाषा में पत्रहीन गत नग्न गाज की रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अनेक बार वो जेल गए थे और इनको हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में लेखन कार्य करने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त थी। गाँव के चौपालों और साहित्य दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय कविता के छायावाद के उत्तर युग के जो एकमात्र वो कवि गिने जाते हैं। 1998 में इनका निधन हो जाता है। इनकी 2 कविताएं, यह दंतुरित मुस्कान जिसमें जो केंद्रीय भाव के हैं बालक को केंद्र में रख के इनकी कविता को लिखा गया, और फसल कविता में जो किसान को केंद्र में रख के कविताएं लिखी गई हैं। बच्चे का स्पर्श कठोर और पाषाण भी क्या बन जाता है, तो वो जल बन जाता है। बच्चे का स्पर्श से जो कठोर पाषाण होता है वो भी जल बन जाता है। छविमान का अर्थ क्या होता है, तो छविमान का मतलब होता है सुंदर। दूध, दही, शहद, जल और मिश्री, इन सभी से बना मिश्रण क्या कहलाता है, तो इनको पंचामृत कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको पंचामृत कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में तो पंचामृत है नहीं, तो फिर इसको मधुपर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक प्रकार की मिठाई है, इसको मधुपर्क कहा जाता है। इसमें 5 आपकी चीज़ें मिलती हैं। कवि ने बांस और बबूल किसको कहा, तो स्वयं को बांस और बबूल कहा है। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी थी, तो सभी को याद रखना है, मैथिली इनकी मातृभाषा थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति होती है, तो इसमें आपको वात्सल्य के रस की अनुभूति होती है। छोटे बच्चों से आपको प्रेम की आपको देखने को मिलता है, वात्सल्य। फसल कविता में हम किस संस्कृति को निकट ले आते हैं, तो किसान जो कृषि संस्कृति है इनको हम निकट ले आते हैं। फसलें किसके अमृत से भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है, तो नदियों के जो अमृत भरे प्रभाव से सींचकर वो पुष्ट हुई हैं। 9वां प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसमें आपको बताने कि कौन सा अलंकार आया है, तो ये आपके अतिशयोक्ति अलंकार है कि बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। परस और फूल शब्द क्या है, तो ये आपके तद्भव शब्द हैं। नन्हे बालक का चित्रण कवि नागार्जुन जी ने किन शब्दों में किया, आपको वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट है ये आपकी ये दंतुरित मुस्कान का केंद्रीय भाव है, इसका पूरा जो सार है ये। तो एक नन्हा बालक अपने दूधिया दांतों की मुस्कान बिखेर कर एकदम सुस्त व्यक्ति को भी स्फूर्तिमय बना देता है। उनके धूल मिट्टी से सने हुए गाल एकदम ऐसा प्रतीत कराते हैं कि किसी तालाब को छोड़कर झोंपड़ी में कमल खिल रहे हो। उसके स्पर्श मात्र से एकदम कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघलकर जल की भांति शीतल हो जाता है। बांस और बबूल जैसे रुखे मन में भी बालक का स्पर्श कोमल और शेफालिक के फूलों की भांति एहसास करवाता है। ये तो आपके जो यह दंतुरित मुस्कान कविता है उसका सार है ये। फिर आपके फसल कविता क्या है, तो फसल कविता में भी आपको फसलों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उत्पादन होता है। तो नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, बोरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच ही क्या होता है, फसल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि बालक किसको नहीं पहचान पाया था, कवि ने उसे किसके माध्यम से देखा और माँ के आंचल में मधुपर्क का पान करते हुए बालक को कैसे निहारता रहा। तो बालक अपने पिता के रूप में कवि नागार्जुन को ही नहीं पहचान पाया। कवि को बच्चे की माँ के माध्यम से बालक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा बालक जीवन के लिए आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का वात्सल्य प्रेम से पूर्ण मधुपर्क का पान करता हुआ बीच बीच में तिरछी निगाह से जो नागार्जुन को देखकर आंखें मिलाने पर भी मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट है फिर आपके बांस और बबूल किसके प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो बांस और बबूल, कवि ने अपने आप को बांस और बबूल को बताए हैं। तो कवि ने अपने आप को क्या बताए हैं, तो अपने आप को बांस और बबूल से बताए हैं। अपने आप की तुलना बांस और बबूल के साथ में की है। दोनों ही रुखेपन के प्रतीक है, बांस भी और बबूल भी रुखेपन का प्रतीक है। कवि भी निरंतर घर से बाहर रहने के कारण पारिवारिकता के एहसास और वात्सल्य के सुख से अपरिचित सा वो हो गया था। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है, ये कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आइए इसको देखते हैं।
तो बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कवि ने कुछ बिंबों के माध्यम से इस प्रकार से व्यक्त किया है। पहला तो ये है कि बच्चे की मुस्कान निर्जीव में प्राणों का संचार कर सकती है। मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले हुए कमल की दौर में प्रतीत होते हैं। मुस्कुराते हुए शिशु का स्पर्श पत्थर हृदय को भी द्रवित कर देने वाला होता है। इसके अलावा मुस्कुराते हुए शिशुओं के रोमांचकारी स्पर्श से कवि बांस और बबूल जैसे नीरस और उदास हृदय से शेफाली के फूल पुष्पों की जैसी कोमलता जर रही थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो भाई फसल कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि उन तत्वों की ओर जिनके संयोग से फसल का तैयार होती है। जो फसल तैयार होती है जैसे जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, मानव श्रम, ये वे तत्व हैं जो कि कवि फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्तियों को फसल तैयार होने में संपूर्ण देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग से परिचित कराना चाहता है। किसान के कठिन परिश्रम और योगदान से फसल तैयार होती है। अतः कवि उपभोक्तावादी जीवन की में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति समान भाव और जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी का भाव रखने का संदेश देना चाहता है। फिर आपकी किताब में से आएगा एक पठितांश आधारित प्रश्न के उत्तर। तो ये आपकी किताब में दे रखा है, धन्य तुम हो तुम्हारी भी माँ धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती है रही जब मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो यहाँ पर इसकी जो आधारित कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि को कैसे लगती है। तो बालक की दंतुरित मुस्कान कवि को बहुत ही सुंदर लगती है और कवि इनकी जो मधुर मुस्कान पर जो मुक्त हो जाता है। कवि के घर की स्थिति कैसी थी। तो कवि लंबे समय तक जो घर से बाहर रहने, इधर उधर घूमते रहने के कारण प्रवासी और बच्चों के लिए इतर अर्थात अन्य हो गए थे और बच्चों की पहचान न पाने के कारण उनकी स्थिति अपनों के बीच में अतिथि सी हो गई थी। इनकी कोई मेहमान आया उस प्रकार से वो व्यवहार करने लगे। नेक्स्ट जो पार्ट अपना मंगलेश डबराल वाला पार्ट है, जिसमें आपकी जो इनका जन्म परिचय देख लेते हैं। जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में होता काफलपानी गांव में। शिक्षा इनकी देहरादून में होती है और इन्होंने कई सारी जो पत्र पत्रिकाओं में काम किया था। हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास पूर्वग्रह, अमृत प्रभात, अजंसत्ता, सारा समय आदि। वर्तमान में ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। और इनकी कविता संग्रह की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये सब इनकी इसमें प्रमुख जो कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है। पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, अनुवादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलंस्की, बल्गारी आदि भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी जो कविता है संगतकार, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो वो एक पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, पंक्ति में निहित अलंकार बताना है तो इसमें आपके मानवीकरण उत्तर हो जाएगा। मुख्य गायक की गायन की क्या विशेषता है। तो यह स्वर, उसका जो स्वर है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है। अगला प्रश्न आपके चौथा क्वेश्चन है कि मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगतकार उसका साथ देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है, उसको ढाढ़स बनाता है और वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। उपरोक्त सब इसका उत्तर रहेगा। अंतरा का मतलब क्या होता है। गीत का जो चरण होता है उसको अंतरा कहा जाता है। आवाज़ में राग जैसा कुछ गिरता हुआ, पंक्ति में अलंकार बताना तो उत्प्रेक्षण अलंकार है। सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मूल स्वर को भूलकर अंतर की जो जटिलता है उसमें खो जाना। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, पंक्ति में उपयुक्त अलंकार आपके उत्प्रेक्षित तो ठीक है। अनहद का जो कविता में क्या अर्थ है। तो ये असीम मस्ती में चला जाता है। ढाढ़स बनाना कविता इसका पर्यायवाची क्या है। तो तसल्ली देना और सांत्वना देना, दोनों ही इसके पर्यायवाची हैं। तो उत्तर क और ख दोनों ऑप्शन ग हो जाएगा। इसमें फिर आपके तार सप्तक किया तो सप्तगमन होता है 7 का समूह और ये 7 स्वर होते हैं सारे गमा पर ध्वनि। और इसमें आपके जो उनकी ऊंचाई और धीमेपन के आधार पर यदि ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर हो तो उसको तार सप्तक कहा जाता है। फिर आपके एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी कारण के भी संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है। तो मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाने के लिए कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ विश्वास दिलाने के लिए कि गाया हुआ जो राग पुनः गाया जा सकता है।
फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरी में कि संगतकार कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो संगतकार कविता जो हमें जो संवेदनशीलता विकसित करती हैं उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना इनकी कमजोरी नहीं बल्कि इनकी मानवीयता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया कि मुख्य गायक या कलाकारों का मनोभाव से परोक्ष में सहयोग करने वाले जो साहित्यकार होते हैं, संगतकार होते हैं, इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इनको जो नींव की ईंट कहा जा सकता है। इनको समाज जानता नहीं है, उन्हें यश और सम्मान भी नहीं मिलता। कवि चाहता है कि लोग इनके महत्व को समझकर उनको उचित सम्मान दें, क्योंकि ये संगतकार उचित समय पर सहयोग करके मुख्य कलाकार को निराशा और असफलता से बचाते हैं और उसे आत्मविश्वास से भर देते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा गया इसलिए इनके जो कार्य इनको उपेक्षित रहने वाले लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए इनकी सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करता है। फिर आपके इसमें पाठ के जो अंतर्गत एक पठित पद्यांश है, इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न आपके खंड इसमें आपकी जो क्षितिज का जो गद्य खंड उससे है। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इसके जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था स्वयं प्रकाश जी का। तो इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 1947 में हुआ था। वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संदान। इनके उपन्यास की बात करें तो बीच में विनय और ईंधन इनका प्रमुख उपन्यास है। प्रश्नों की बात करें तो पहला पार्ट है आपके इसमें आपके गद्य खंड में। तो गद्य खंड का पहला पार्ट जैसे आपका ये कि शहर के मुख्य बाजार में जो मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी प्रतिमा लगी हुई थी। हालदार साहब कितने दिनों से कंपनी के काम के सिलसिले में गुजरा करते थे। तो हर 15वें दिन वो गुजरा करते थे। तो 15 उत्तर इसका रहेगा। मूर्ति को कोट के बटन दूसरे बटन तक कितने फुट की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक जो 2 फुट की थी। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। तो ये किसी बच्चे ने लगा दिया था। सरकंडे का चश्मा बच्चे ने लगाया था। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी। तो वहाँ का जो हाई स्कूल का मास्टर था मोतीलाल, इन्होंने बनाई थी। तो मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि हालदार साहब को मूर्ति के सामने से गुजरते समय क्या अंतर दिखाई देता है और क्यों। हालदार साहब को मूर्ति के सामने गुजरते समय हर बार मूर्ति पर लगे चश्मे की फ्रेम बदल जाने का अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि कैप्टन उसे बदल देता था। कैप्टन चश्मे वाले के सामने खड़ा देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए। तो हालदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाले नेताजी के साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। इसलिए जब सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा मरी लंगड़ा आदमी खड़ा देखता तो हालदार साहब अवाक रह जाते थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था। तो कैप्टन देशभक्त और शहीदों के प्रति आदरभाव रखने का व्यक्ति था और वह जो नेताजी का चश्मा ही विहीन मूर्ति देखकर बहुत दुखी होता था। वह मूर्ति का पर जो चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे दे देता था। मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देने का प्रयास किया है। 100% इंपोर्टेंट आपके प्रश्न यहाँ से छपेगा। तो नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने और साथ साथ में शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। फिर आपके पाठ पर आधारित एक पद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे हालदार साहब को यह सब कुछ विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर वो आज़ाद हिंद फौज का जो भूतपूर्व सिपाही है। तो प्रश्न आपके ये है कि हालदार साहब को मूर्तिकार का कार्य कैसा लग रहा था। तो हालदार साहब जो थे उनको मूर्ति का कार्य विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हालदार साहब किसके समक्ष नतमस्तक होकर रवाना हुए। तो चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर वो रवाना हुए थे। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि यह जो कैप्टन है ये कौन है और नेताजी का जो साथी है या फिर ये कैप्टन का सैनिक है। देशभक्ति की भावना किस में थी। तो देशभक्ति की भावना दिव्यांग जो चश्मे वाले में थी, जो कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। ये वो आपका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके अलावा आपके जो ऐप के ऊपर मैंने जो 100 प्रश्नों के आपके जो 2
आपके जो फ्री टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं, और वो सभी दोनों 100 प्रश्नों के जो टेस्ट हैं वो आपका जो एक रिवीजन टेस्ट है, इसमें आपके सभी 200 प्रश्न आपके इसमें मिलेंगे, और 200 में से कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अगर 200 प्रश्न अगर आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इन सभी प्रश्नों का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। इसके अलावा अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसमें भी आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं उनकी भी तैयारी, उनके भी टेस्ट वगैरह आपको वहीं पर फ्री मिलेंगे। तो अगला जो पार्ट है अपना रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट देने के बाद में उन टेस्ट का जो लिंक है वो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी टेस्ट दे सके जिनको अपने ऐप के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये 200 प्रश्नों की जो 2 टेस्ट है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिए हैं, और आप दोनों टेस्टों को दे देना। इसमें आपके 200 प्रश्नों का टेस्ट हो जाएगा और आपकी बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी, एक रिविज़न आपका और अच्छे से हो जाएगा। फिर आपके बाल गोविंद भगत वाला पार्ट देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है ये। तो आइए लेखक परिचय के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है। इनका जन्म 1899 को बेनीपुर गांव जिला मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है कलम का जादूगर। इनकी पत्रिकाएं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक जोगी, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। इनका संपूर्ण साहित्य जो है वो बेनीपुर रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनकी रचनाओं में बात करें तो पतितों के देश में इनका उपन्यास है, चीता के फूल कहानी है, और अम्बपाली का नाटक है। बात करें माटी की मूर्ति की तो इनका रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवार इनका संस्मरण है। इनकी ये विधा पूछी जाती है कि ये वाला कौन क्या है। तो प्रश्न देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो गद्य साहित्य की कौन सी विधा में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो इनको, 100% आपके छपने वाला प्रश्न है। तो ये जो बाल गोविंद भगत वाला जो पाठ है वो रेखा चित्र है। क्या है? एक प्रकार का रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? तो पतोह ने दी थी। किसने दी थी? पतोह ने। उसकी जो पतोह थी उसने इनको ये मुखाग्नि दी थी। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कबीर मठ में। कबीर मठ में वो जो अपनी वो खेत की पैदावार ले जाते थे। पूर्वाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए? तो ये हवा के लिए प्रयुक्त हुए। जो पूर्व दिशा से हवा आती है उस पूर्व दिशा की हवा के लिए पूर्वाई शब्द प्रयुक्त होता है। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये खंजड़ी बजाते थे। क्या बजाते थे? खंजड़ी बजाते थे। फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। किताब के प्रश्न। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह पात्र मानते थे और क्यों? तो बाल गोविंद भगत जो है कमज़ोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे, और इसकी समझ में ऐसे आदमियों को ज़्यादा प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो लेखक का जो उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। वे उस दिन सामान्य ग्रस्तों की तरह विलाप न करके सब के सामने बैठकर तल्लीन होकर भक्ति के पद गा रहे थे। बात कर लेते हैं बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोही को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कहा था? तो भगत मानता था कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा के पास में चली जाती है, और विरहिणी आत्मा का परमात्मा प्रीतम से मिलन आनंद उत्सव की घटना है। तो इसलिए वे अपनी पतोह को रोने के बदले उत्सव मनाने का कह रहे थे। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया? सविस्तार वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, परीक्षा में छपने वाला है। तो खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनकी सरलता, सत्यनिष्ठा, कर्मशीलता, परोपकार, ईमानदारी, निस्वार्थता, सामाजिक आकर्षण में निर्लिप्तता और काम, क्रोध, मोह, लोभ का परित्याग, यही सच्चे साधु की पहचान होती है, और ये सभी गुण बाल गोविंद भगत में थे। सांसारिकता के त्याग और पूजा अनुष्ठानों का आडंबर से कोई इनका साधु नहीं बनता है। इसी कारण जो भगत जी ग्रस्त होते हुए भी एक सच्चे साधु थे। फिर आपके इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। उनका बेटा बीमार है, इनकी खबर रखने वाले लोगों को फुर्सत कहाँ है, किंतु मौत को अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। तो ये वाले जो पद्यांश है इस पर आधारित आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर है। जैसे लेखक बाल गोविंद भगत के घर क्यों गया? तो बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था, इसलिए कुतूहलवश लेखक उसके घर गया था। कौन सी बात उस सबका ध्यान खींच रही थी? तो मौत की खबर अपनी और सबका ध्यान खींच रही थी। लेखक का क्या देखकर आश्चर्यचकित हुआ? तो लेखक जो इसको देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि पुत्र की मृत्यु के पश्चात भगत द्वारा किया गया जो क्रियाक्रम है उसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ था। भगत जी के बेटे के शव के पास बैठकर क्या कर रहे थे? तो भगत जी बेटे के शव के पास बैठकर आसन लगाकर गीत गाए जा रहे थे। तो ये आपका जो एक गद्यांश है उस पर आधारित आपके
प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश आपके ये है कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे तो कहीं रोपनी हो रही है, दान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। तो ये जो पूरा आपके जो पैसेज है इस पर आधारित आपके प्रश्न हैं। गद्यांश के अनुसार किस फसल की रोपनी हो रही है, तो गद्यांश के अनुसार धान की रोपनी हो रही है। समूचा गांव कब खेतों में उतर जाता है, तो आषाढ़ की रिमझिम बरसात में समूचा गांव खेतों में उतर जाता है। आषाढ़ की रिमझिम रिमझिम में बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं, तो बच्चे जो बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद अर्थात किलोले कर रहे हैं। भगत खेत में रोपनी के साथ क्या कर रहा है, तो बाल गोविंद भगत जो है वो खेत में रोपनी के साथ साथ भजन भी गा रहा है। तो ये पूरा पार्ट आपके कवर हुआ। लखनवी अंदाज की बात करें तो उसके जो लेखक है वो यशपाल जी है, और यशपाल जी के जन्म परिचय की बात करें, लेखक परिचय की, तो 1903 में फिरोजपुर के जो छावनी में उनका जो जन्म होता है पंजाब में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से होती है और इनका जो बीए नेशनल कॉलेज लाहौर से होता है, और वहाँ पर इनकी जो मुलाकात होती है वो भगत सिंह और सुखदेव जी से होती है, और ये फिर बाद में क्रांतिकारी गतियों से जुड़ गए थे और बाद में वो जेल भी गए थे। 1976 में इनका देहांत हो जाता है। रचनाओं की बात करें तो कहानी संग्रह, ज्ञानदान, तरका तूफान, पिंजड़े का उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये इनका प्रमुख है जो रचना है कहानी संग्रह। उपन्यास की बात करें तो भारत विभाजन पर आधारित जो मार्मिक दस्तावेज है वो आपका झूठा उपन्यास है, 100% छपेगा, वापस लिख लो इसको। ये क्वेश्चन आपके 100% छपेगा झूठा उपन्यास वाला। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड और मेरी तेरी, उसकी बात। फिर इसके बाद बात करें कि लखनवी अंदाज जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है, तो याद कर लेना ये व्यंग्य है। क्या है ये? व्यंग्य। इनकी टोन कसे हुए इस पाठ में, बात बात पे टोन कसता है, तो ये आपके व्यंग्य है। इस व्यंग्य में पतनशील सामंती वर्ग को बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया गया है। ये दोनों लाइनें आपको अच्छे से याद करेंगी। प्रश्नों की बात करें तो लेखक ने किस क्लास का टिकट खरीद कर रेल की यात्रा की, तो भाई लेखक जो था उसने सेकंड क्लास का जो टिकट खरीद कर यात्रा की थी, तो सेकंड क्लास कर लो। लेखक कहानी के लिए क्या आवश्यक है, तो कहानी के लिए विचार, पात्र और घटना, तीनों चीज़ें आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा, तो भाई तौलिए पर क्या रखा था, खीरा रखा था। क्या रखा था? खीरा। खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे के बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया, तो भाई एक नई कहानी लिखने का उनको विचार आया था। पाठ के प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, इस कथन का स्पष्ट कीजिए, तो भाई सही बात है। लखनवी अंदाज व्यंग्य में यशपाल जी ने लखनऊ के एक नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली का चित्रण किया है। नवाब साहब ने खीरों को छिलकर और उनके पर नमक मिर्च लगाकर केवल सूंघा और कहा कि इसका स्वाद लाजवाब है, खीरे खाने योग्य, खीरे खाए नहीं फेंक दिए। इस तरह दिखावटी रईस बनने का आचरण होने पर लेखक जो सामंती वर्ग पर कटाक्ष करता है। लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया है, तो लेखक ने भीड़ से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए विचार से इन्होंने जो सेकंड क्लास का टिकट लिया था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये बनता है इस पाठ का कि लखनवी अंदाज कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। 100% आपके छपने के चांस हैं। तो लखनवी जो अंदाज पाठ है, इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें दिखावटी जीवन शैली पर दूर रहना चाहिए और वास्तविकता का सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही महत्व होते हैं। जो लोग सनक भरी आदतों से पेट भरने का दिखावा करते हैं वे अवास्तविक है, चाहे नई कहानी के लेखन की ही बात क्यों न हो। फिर अगला प्रश्न आपका ये है कि नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई देती है, तो भाई नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों ही सूक्ष्म और काल्पनिकता और अशरीरी है, दोनों ही वास्तविकता को महत्व न देकर बनावटी जीवन शैली का महत्व देते हैं। नवाब साहब झूठी नवाबी के कारण बिना खीरा खाए अपना पेट भरना चाहते हैं, तो नए कहानीकार बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार की कहानी लिखना चाहते हैं। ये तीनों शब्द आपको याद रखना है, बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के नई कहानी लिखना चाहते हैं। दोनों यथार्थ पर जो परजीवी संस्कृति की आराधना करते हैं। फिर इस पाठ के जो कुछ प्रश्न उत्तर ये गद्यांश पर आधारित वो देख लेते हैं। ठाली बैठे, कल्पना करते हैं रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे, असंभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान में किफ़ायती विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। तो ये जो पूरा पद्यांश है इस पर आधारित आपके प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने पुरानी आदत के अनुसार क्या किया, तो भाई लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे थे।
पुरानी आदत क्या थी? तो थाली बैठे थे, कल्पना करते रहने की लेखक की पुरानी आदत थी। सफ़ेद पोस्ट ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? तो भाई अकेले सफ़र का वक्त है, वो काटने हेतु खीरे खरीदे होंगे। शहर का कोई सफ़ेद पोस्ट उन्हें मंजिल दर्जे का सफ़र करता देखें। पंक्ति में कोई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कोई शब्द जो है वो लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर आपका एक दूसरा जो गद्यांश है वो देख लेते हैं। देखो एक प्रश्न आपके गद्यांश वाला आएगा, 5-6 प्रश्न के उत्तर आपको उसमें गद्यांश को पढ़ करके देने, तो उसमें यही आएगा। नवाब साहब ने संतृप्त आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को और देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा। तो ये जो पूरा गद्यांश है, इस पर आधारित आपके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न एक ही गद्यांश में जो नवाब साहब है, इन्होंने संतृप्त आंखों से क्या देखा? तो संतृप्त या संतृष्ण आंखों से मसाले के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा था। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर क्यों फेंका था? तो भाई नवाब साहब ने वासना से रसावदान कर फांक को जो खिड़की से बाहर छोड़ दिया था। बात करें नवाब साहब की पलकें क्यों मुड़ गई? तो नवाब साहब की जो पलकें वो इसलिए मुड़ गई, फांक को होठों तक ले जाने और सूंघने से स्वाद की जो आनंद की से उनकी पलकें मुड़ गई थी। नवाब साहब ने खीरे को फांकों को खिड़की से फेंकना और तौलिए से हाथ पूछना किस भाव को दर्शाता है? तो उसकी उच्च कुलीनता और उनकी खानदानी रईस होते हैं, ऐसे उनके अंदाज होते हैं, ये इनमें दर्शाया गया है। फिर बात कर लेते हैं एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी इनके जो लेखिका है वो मनु भंडारी जी है। और मनु भंडारी जी का जो जन्म है 1931 के बानपुर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बानपुरा गांव में हुआ था। इंटर तक की शिक्षा इनकी राजस्थान के अजमेर में होती है और वहाँ से जो प्रमुख स्वतंत्रता कहानी के प्रमुख ये कहानीकार हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो एक प्लेट सैलाब है, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। और इनके उपन्यास है आपका बंटी और महाभोज। ये दोनों उपन्यास याद कर लेना इनका, आपका बंटी और महाभोज। आत्मकथ्य एक कहानी, यह भी इनकी एक आत्मकथ्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। लेखिका के पिताजी रसोई घर को क्या कहकर संबोधित किया करते थे? तो उनको बटियार खाना कहते थे। रसोई घर को क्या कहते थे? बटियार खाना। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन सा खेल खेला था? तो भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेला था। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था? तो इनकी जो हिंदी की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, इन्होंने इनका प्रवेश करवाया था। लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है, ठीक है, याद रखें इसको। तो भाई रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यस्त नष्ट हो जाती है, इसलिए लेखिका पिता ने अपनी बेटियों को घर गृहस्थी चूल्हे चौके तक सीमित न रखना चाहते थे, बल्कि उनको जागरूक नागरिक बनाना चाहते हैं। अतः इन्होंने जो अपना रसोई घर अपेक्षा करते हुए उन्होंने उनको बटियार खाना कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न ये कि मनु भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो मनु भंडारी के जो पिताजी हैं वो अत्यंत कोमल, संवेदनशील, प्रखर समाज सुधारक होने के साथ ही शक्ति स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अंतर्विरोधों के बीच जीने के कारण अस्थिर चित्त के व्यक्ति होने के साथ ही बेहद क्रोधी और अहमवादी व्यक्ति थे। नेक्स्ट आपके पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है, यह एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पड़ोस संस्कृति जो है, लेखिका ने 1 दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र अजमेर के उसी मोहल्ले के रह रहे जिनके बीच उनका बचपन और किशोरावस्था बीती थी। लेखिका को उनका जीवन शैली, भावभंगिमा, भाषा आदि याद रही। इससे स्पष्ट होता है कि पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। मनु की जो माँ है वो अपने पति की आज्ञाओं की पालना करते हुए अपनी संतानों की इच्छाओं को पूरा करते हुए सिर्फ पत्नी और एक माँ ही रह गई। उनकी स्वयं की पहचान मूलतः समाप्त हो ही गई। एक मशीन की तरह सबके कार्य करते हुए माँ स्वयं व्यक्तित्व परिवार का नगण्य और महत्वहीन था और इसी कारण मनु अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तित्वहीन कहा, इसलिए अपनी संतानों के लिए वह आदर्श नहीं बन पाए। फिर आपके अगला प्रश्न की लेखिका मनु भंडारी के खंडित आत्मविश्वास को उसकी अध्यापिका द्वारा किस प्रकार उभारा गया, स्पष्ट कीजिए। तो लेखिका मनु भंडारी का बचपन में हीन भावनाओं से ग्रसित थी और जब वह कॉलेज के प्रथम वर्ष में आई थी तब उनका जो हिंदी की जो अध्यापिका थी, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, इनसे इसका परिचय होता है। और मनु को शीला अग्रवाल ने प्रसिद्ध लेखकों की विचारात्मक किताबें पढ़ने की सलाह दी। वे इन्हें चुन चुन कर किताबें पढ़ने देती, बाद में लंबी बहस भी करती थी। उन्होंने ही मनु भंडारी के भीतर छिपी असाधारण क्षमता से मनु का परिचय करवाया और इन्हीं मार्गदर्शन में लेखिका ने हड़ताल, जुलूस, प्रभात फेरियां, भाषणबाजी की और अध्यापिका के प्रोत्साहन ने ही लेखिका को साहित्यिक संस्पर
एवं कार्यक्षेत्र में नई दिशा दी थी। फिर इस आपके गद्यांश का जो एक अध्याय रखा है उस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। शायद अचेतन के किसी परत के नीचे दब ही इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी जिस शकी स्वभाव पर मैं कभी बना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शकी स्वभाव की झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उनका उपजा जो शक है। ठीक है, ये आपके गद्यांश इस पर आधारित आपके प्रश्न हैं। तो लेखिका अपने उपलब्धि पर भरोसा क्यों नहीं कर पाती थी? तो परत के नीचे जो दबीहीन भावना के कारण वो भरोसा नहीं कर पाती थी। लेखिका को अपनी हर उपलब्धि क्या लगती थी? तो हर उपलब्धि एक तुक्का लगती थी। लेखिका पिताजी को शक्की स्वभाव पर क्या प्रतिक्रिया देती थी? तो वो कभी कभी उन पर जो बनना जाती थी। लेखिका के पिताजी का स्वभाव शक्की क्यों हुआ? तो बहुत से अपनों के हाथों उनका विश्वासघात हुआ था, तो उन विश्वासघात की गहरी व्यथा से उनका जो स्वभाव वो शक्की हो चुका। फिर आपका पाठ है नौबत खाने में इबादत। ये तीन्द्र मिश्र जी का पाठ है। ये लेखक परिचय की बात करें तो 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। शहीद पत्रिका का संपादन करते हैं यतीन्द्र मिश्र जी, और विमला देवी फाउंडेशन का भी वर्तमान में संचालन कर रहे हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो यदा कदा हैं, अयोध्या हैं, अन्य कविता हैं, ड्योढ़ी पर आलाप हैं, प्रमुख इनकी रचना है। शास्त्रीय गायिका हैं गिरिजा देवी, इनके ऊपर एक किताब लिखी गिरिजा, और थाती का संपादन कर रहे हैं। और बात आपके प्रश्न आ जाए कि नौबत खाने में इबादत जो पाठ है इसकी विधा कौन सी है? तो ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? ये एक व्यक्ति चित्र है। प्रस्तुत पाठ है जो फेमस जो आपके प्रसिद्ध शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित है और संगीत को आराधना माना है। बात कर लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन के नाम की। तो इनके जो बचपन का नाम था वो अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? तो भाई इनके जो गुरु थे, इनके वालिद गुरु जो थे वो आपके अली बख्श थे। बिस्मिल्लाह खां को संगीत का आरंभिक प्रेरणा किन से मिली थी? तो भाई रसूलन भाई और बतुलन भाई से इनको जो संगीत की जो शिक्षा है वो प्रेरणा मिलती है। बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक थे? तो ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को काशी को क्या देन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता का जो मूल्यवान संस्कृति दी। इन्होंने मुसलमान होकर भी गंगा को मैया कहा, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी आस्था प्रकट की और काशी को जन्नत जैसा पवित्र माना। इस तरह आस्था को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में सहायता की। मज़हब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर भी बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे? तो भाई मज़हब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की दिशा में मुँह करके बैठते थे और कुछ क्षण के लिए वो उसी ओर शहनाई घुमाकर बजाते थे। वे इस तरह शहनाई वादन के माध्यम से अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट इस पाठ का प्रश्न ये है कि डुमराई शहनाई की दुनिया में डुमराव जो गांव है उनको क्यों याद किया जाता है? तो भाई शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पर्याय हैं। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली घास से बनाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव गाँव जो प्रसिद्ध जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां उनका जन्म स्थान भी है, तो इन दोनों के कारण वो एक दूसरे को याद करते हैं। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। बिस्मिल्लाह खान ऐसा क्यों कहा करते थे? तो भाई बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाली और कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। इसलिए वे शहनाई और काशी को अपने लिए सबसे बड़ी जन्नत मानते थे। इसलिए वे ऐसा करते थे, वो यह मानते थे कि इसी ज़मीन ने उन्हें तालीम दी है, यही सबसे अदब पाए हैं। बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन बालाजी, गंगा मैया कि इस नगरी से बढ़कर जन्नत और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, समझाइए। तो भाई बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की जो मंगल ध्वनि उसका नायक कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि उनकी शहनाई से हमेशा जो मंगल ध्वनि निकलती हैं। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सवों पर पर्वों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर उनका दूसरा सुरीला जो शहनाई वादक नहीं हुआ है। मंदिरों में सुबह की जो प्रथम पूजा आरती को मंगला कहा जाता है, तो बिस्मिल्लाह खां के सुरीले शहनाई वादन से ही मंगला आरती की शुरू होती थी, इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि का जो नायक है वो कहा जाता है। सभी वाद्य यंत्रों का इसमें जो शाह कहा जाता है शहनाई को, ये भी आपको याद रखना है। तो एक पठित जो आपका गद्यांश इस पर आधारित आपको प्रश्न उत्तर देख लेने, इंपॉर्टेंट आपका ये गद्यांश है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों में काशी को
आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित हैं। काशी के कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ, काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हज़ारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी, मौजूदीन खां और इनके रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह। यह एक अलग काशी है जिनकी तहजीब है, अपनी बोली है और अपने विशिष्ट लोग हैं। इसके अपने उत्सव हैं, अपने नाम हैं, अपना शहरा है, बनना है, अपना नोहा है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो पाठ का इसमें आप जो प्रश्न बनेगा वो ये है कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से प्रसिद्ध है। तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। काशी में क्या क्या विद्यमान है, तो भाई काशी में कलाधर हनुमान जी हैं, नृत्य विश्वनाथ हैं और बिस्मिल्लाह खां है। काशी किन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। तो काशी में पंडित कंठे महाराज हैं, कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी, मौजूदीन, इन सभी रसिकों से उपकृत होने वाला एक अपार जनसमूह है। दूसरा जो आपका एक अपठित इसमें एक प्रश्न और दे रखा वो देख लेते हैं। काशी में किससे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो काशी में संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से और कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। इस पठित गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न देखने। तो सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सूर्य साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खुलती। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम और ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रही है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में। काशी आज भी संगीत के स्वर में जगती है और उसी की थापों पर सोती है और काशी में मरण भी मंगल माना गया है। प्रश्न आ जाए कि कहाँ पर मरना मंगल माना गया है। तो काशी में मरना मंगल माना गया है। खान साहब की हैरानी का कारण क्या था। मलाई बरफ गया और संगीत, साहित्य, अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई, इसलिए हैरानी है। काशी में एक दूसरे के पूरक कौन है। तो बाबा विश्वनाथ, बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। काशी में आज कौन सी संस्कृति जीवित है। तो आज भी संगीत के स्वर से जागती और उसी की थापों पर सोती संस्कृति जीवित है। काशी में मरण को कैसा माना गया है। तो शुभ मंगलकारी माना गया है। फिर आपके पाठ है संस्कृति वाला, जो कि एक प्रकार का निबंध है। संस्कृति वाला क्या है, एक प्रकार का निबंध है। बदंत आनंद व कौशलायन, ये एक बौद्ध भिक्षु थे और इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखक परिचय की बात करें तो 1905 में इनका जन्म होता है और निधन 1988 को होता है। जन्म इनका सुहाना गांव, जिला अम्बाला, पंजाब में होता है। बचपन का नाम इनका हरनाम दास था, बाद में ये बौद्ध भिक्षु बन गए, फिर इनका नाम बदंत आनंद कौशलायन हो गया था। इसी प्रकार से एक नागार्जुन जी का भी नाम आपको याद कर लेना है। मैं दोनों साथ साथ इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोनों ही बौद्ध भिक्षु थे और उनका जो बचपन का नाम अलग अलग है। तो कमेंट करके बताओ नागार्जुन जी का जो बचपन का नाम है वो क्या था। जैसे बदंत आनंद कौशलायन जी के बचपन का नाम हरनाम दास है, वैसे आपको नागार्जुन जी का जो बताना है। धर्म इनका बौद्ध था। गांधी जी के साथ लंबे समय तक वर्धा में रहे। और संस्कृति पाठ की जो विधा है वो निबंध है। क्या है, एक प्रकार का निबंध है। पुस्तक कितने प्रकाशित हो चुकी हैं, 20 से ज़्यादा। इनकी प्रमुख रचनाओं में भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, क्या देखा, देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया इन्होंने। और संस्कृति निबंध में सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर आपके ये है कि संस्कृत व्यक्तियों के कार्यों के पीछे कौन सी भावना होती है। तो जन कल्याण की भावना होती हैं। पेड़ की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया। तो भाई पेड़ की आग बुझाने के लिए मानव ने यहाँ पर आग का आविष्कार किया। लेखक ने सभ्यता की जननी किसको कहा है। तो भाई संस्कृति को सभ्यता की जननी कहा है। संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है। तो न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। इसके अलावा आपके अगला प्रश्न है कि संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से है। तो भाई संस्कृति का जो संबंध है वो मानव के आंतरिक जीवन से है। पाठ के जो अंदर एक उदाहरण आए हैं, लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किसके अंतर को स्पष्ट किया है। तो लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल से आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उसकी संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, वो जो चीज़ उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की, उनका नाम सभ्यता है।
लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? तो भाई लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर जो मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है तब वह असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिनका परिणाम असभ्यता है, इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने का लिए क्या आवश्यक है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर निरंतर किसी सूक्ष्म रहस्य की खोज में लगा रहे और उसे जानने का प्रयत्न करें, मानव कल्याणकारी तत्वों की ही खोज करें और जिससे हमारा विश्वास संभव हो सके। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न ये है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसको कहा गया है? तो लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज़ की खोज करता है, उसका दर्शन करे, अर्थात किसी नई चीज़ का आविष्कारता ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, अतः उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने मानव कल्याणकारी दर्शन भी उत्कृष्ट संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी में रखता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक ये खोज दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। फिर आपके पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, हमारे खान पान के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके, पर गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सभी हमारी सभ्यता हैं। तो इस पर आधारित जो आपके कुछ प्रश्न हैं वो आपके यहाँ दे रखे हैं। तो संस्कृति का परिणाम किसे गया है? तो संस्कृति का परिणाम सभ्यता को कहा गया है। एक प्रश्न ये बनता है, याद रख लेना, मानव योग्यता में आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कर्ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मानव योग्यता से आत्मविनाश के साधनों, विश्वास नहीं विनाश है, तो विनाश के साधनों को आविष्कारकर्ता कहें तो उसको असंस्कृति या असभ्यता कहेंगे। मानव जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उनको क्या कहते हैं? उनको असभ्यता कहते हैं। असंस्कृति कब होकर ही रहेगी? संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो असंस्कृति होकर ही रहेगी। फिर आपकी दूसरी किताब है कृतिका। कृतिका में से आपके जो लगभग 10-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए उनको भी देख लेते हैं। कृतिका में पहला पार्ट है आपके माता का अंचल। तो माता के अंचल जो पार्ट है उनके रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय के द्वारा जो माता का अंचल पार्ट है वो कहाँ से लिया गए हैं? तो ये आपके जो देहाती दुनिया एक उपन्यास है, तो देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पार्ट कौन सा है? तो माता का अंचल है। ठीक है, माता का अंचल देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। तो इनकी उपन्यास का नाम याद करना है, देहाती दुनिया, ये यहाँ से लिया गया है माता का अंचल। माता का अंचल पाठ के लेखक का असली नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ था। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? तो भभूत का तिलक लगाते थे। और राम नाम बही में लेखक पिताजी कितनी बार है जो राम नाम लिखते थे? तो वो 1000 बार जो राम नाम लिखते थे। उतान का मतलब क्या होता है? उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। माता के अंचल पाठ में लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? तो पिताजी से अधिक लगाव था। बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो वो कुश्ती खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती। नेक्स्ट है मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? तो भाई मकई के खेत में चिड़ियाओं का झुंड चल रहा था। चूहों के बिल में पानी डालने पर बिल से क्या निकला? तो बिल से निकला था सांप। क्या निकला था? सांप। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो इन्होंने मुसन तिवारी को चिढ़ाया था। माता का अंचल पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो भाई ये आत्मकथा शैली में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथा शैली याद रखना है। अमोला किसे कहा जाता है? अमोला जो है उगता हुआ जो आम का पौधा होता है उसको अमोला कहा जाता है। माता का अंचल पाठ में जो महतारी शब्द आए हैं, इस महतारी का मतलब क्या होता है? माता। माता का अंचल पाठ में लेखक ने अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो बाबूजी कहकर उनको पुकारते थे। पाठ के जो कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। माता का अंचल पाठ में बालक भोलानाथ और बाबूजी मित्रवत प्रेम के साथ वात्सल्य भी उभरता है, उदाहरण से ही समझाइए। तो भाई भोलानाथ के पिता एक सजग और स्नेही पिता थे। उनके दिन का आरंभ भोलानाथ ही साथ ही शुरू होता था। उन्हें नहला पूजा पाठ करना, उनके साथ घुमाने ले जाना, उनके साथ खेलना, उनकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उनके स्नेह प्रेम को व्यक्त करना, उनके ज़रा भी पीड़ा हो जाए तो तुरंत उनकी रक्षा के प्रति सजग हो जाना, गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ले आते थे। ये प्रमुख इनका उदाहरण है। माता जी का जो अंचल रचना है उनमें बाल मनोभाव को अभिव्यक्त करते समय लेखक ने तत्कालीन समाज के सामाजिक पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है, उदाहरण से ही समझाइए। तो लेखक का बचपन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत होता है और तत्कालीन सामाजिक परिवेश में जीवों के प्रति आस्था, जैसे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, माता पिता द्वारा अधिक लगाव रखते थे। पिता के बालक के साथ कुश्ती लड़ते और खट्टा मीठा
चुम्बन मांगकर जो प्यार जताते थे, उनके साथ खेल खेलते थे। माता उन्हें पशु पक्षियों की कहानी सुनाकर खाना खिलाती थी। इस प्रकार आज की तुलना में माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। अगला प्रश्न ये है कि बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं, परिवार की उनकी चिंता नहीं होती। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन की आपको स्पष्ट करना है। तो बच्चे सचमुच में निर्दोष और मासूम होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का डर नहीं होता है, वे इस कारण वे सत्य बोल देते हैं। इन्हें ऐसी बातों का दुष्परिणाम का ज्ञान भी नहीं होता है। इसी कारण एक बुढ़े वर ने उन बच्चों के पीछे पड़कर दूर तक खदेड़ा। मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण गुरुजी से मार खानी पड़ी। चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप निकला तो उसे देखकर बेहताशा आए और चोटें खाई थी। फिर आपका अगला प्रश्न ये बनता है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों के साथ सिसकना क्यों भूल जाता था। तो लेखक की इच्छा के विपरीत उसकी माँ उसे नहलाती है, बालों में तेल डालती है, बाल गूंथती है और काला टीका लगाती है। वह सिसकने लग जाता है और सिसकते हुए जब वह बाहर आता है तो बाहर खड़े अपने साथियों को देखकर उसे खेलने की याद और उसके आनंद की अनुभूति होने लगती है, इसलिए वह सिसकना भूल जाता है। अगला प्रश्न है कि इस उपन्यास में अंश के 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति आपको किस तरह से परिवर्तन दिखती है। तो भाई इस पाठ में जिस ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है वो लेखक ने किया है, वह संस्कृति पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अब वैज्ञानिक प्रगति और शहरी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रामीण संस्कृति अछूती नहीं रही है। आजकल गाँव में भी रहन सहन, खान पान आदि सब शहरों की तर्ज पर होने लगा है। पहले ग्रामीण निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करते थे, परंतु अब धीरे धीरे जो स्वार्थ ज़्यादा बढ़ गया है। अब गांव में भी दूषित राजनीति के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब का भेदभाव पनप गए हैं। ग्रामीण अंचल में भी शहरी सभ्यता का प्रभाव आ चुका है। अब ग्रामीण जीवन भी सरलता से समाप्त हो सी गई है। फिर आपके इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि माता का अंचल पाठ में आपको बाल स्वभाव की कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो माता के अंचल पाठ से बाल किसी बच्चे के अपने दुख सुख को मन में नहीं रखते। यदि वे कभी दुखी होते तो रो रो कर प्रकट कर देते हैं, प्रसन्न होते हैं तो हंसी खुशी के साथ प्रकट कर देते हैं, और इसलिए सिसकते एकदम उनको हंसना पड़ा और खेलने में तल्लीन रहना उनके स्वाभाविक होता है। उनके सामने कोई भी रुचिकर प्रसंग आए तो अपने आप तनाव भूलकर, दुख भूलकर हंसते खेलने लग जाते हैं। नेक्स्ट आपके महतारी के साथ खाना खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है। माता अंचल पाठ के आधार पर लिखना है। महतारी यानी कि माँ अपने बच्चों को खेल खेल में कहानियों सुना करके बड़े ही प्यार से खाना खिलाती हैं। वे अपने बच्चों का ध्यान खाने पर जो हटाकर दूसरी तरफ कर देती हैं और बातों ही बातों में खाना खिलाती जाती हैं, जिससे कि बच्चे का पेट भर जाता है। आदमी बच्चे को जल्दी जल्दी खाना खिलाना चाहता है, इसलिए उनके बच्चे ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं और वो भूखे रह जाते हैं, इसलिए ये बात कही गई है। तो ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की जो लेखिका है उनका नाम क्या है, मधु कांकरिया। या नाम याद रखना है, मधु कांकरिया। ये कौन सी विधा में लिखा गया है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ, तो ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है ना, ये सिक्किम हिमालय की यात्रा कर रही है लेखिका। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ का वर्णन किया गया है, तो इसमें आपकी हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। तो भाई लेखिका ने गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा है। याद कर लेना, क्वेश्चन फिक्स यहाँ से पूछेंगे। मन वृंदावन होने का मतलब क्या है कि अत्यधिक प्रसन्न होना। एक मुहावरा भी हो सकता है ये कि मन वृंदावन होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अत्यधिक प्रसन्न होना। लेखिका के गाइड और ड्राइवर का नाम क्या था। तो जितेन नार्गे था। क्या नाम था, जितेन नार्गे। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह को क्या नाम बताया था। तो खेदुम बताया था। क्या नाम बताया था, खेदुम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। तो गंतोक का मतलब क्या होता है, पहाड़। यह किसने कहा था। तो यह जितेन ने कहा था। ठीक है, गंतोक का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। भारतीय आर्मी ने किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया था। तो कप्तान शेखर दत्त में नाम आपको याद रखना है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर की सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो गंगटोक, जो आपका गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी है ये, उसका इसमें वर्णन किया गया है। युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। तो ये फूलों से भर जाती हैं। जितेन ने युमथांग घाटी की किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही। तो गाइड फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो इसी युमथांग घाटी में हुई थी। गंतोक में श्वेत पताका किस अवसर पर फहराई जाती है। तो शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी। तो ये एक नेपाली जो युवती थी उससे सीखी थी। लोयुंग की सुबह कैसी होती थी। तो लोयुंग की सुबह जो होती थी वो बेहद शांत और सुरम्य होती थी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा, इनका नाम आपको याद रखना है। गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी है। तो 149 किलोमीटर, 149 किलोमीटर।
देखते ही रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे थे, तो जलेबी की तरह वो घुमावदार होने लगे थे। फिर चित्र लिखित जो सी में माया और छाया इस अनूठे खेल में भर भर कर आंखें देखती जा रही थी। साना साना हाथ जोड़ी पहाड़ के आधार पर यह कौन सा खेल था वो आपको बताना है। तो गंतोक से युमथांग की यात्रा के दौरान उसे पहाड़ी प्रदेश में पल पल प्राकृतिक परिदृश्य बदल रहा था। जैसे जैसे लेखिका पहाड़ की ऊंचाई पर जा रही थी तो कहीं मखमली हरियाली पर दृश्य थे, तो थोड़ी देर में एकदम पथरीला, कुछ देर में सभी दृश्यों के बादल में धुंध छा जाती, तो सभी दृश्य गायब हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से प्राकृतिक लम्हों को लेखिका ने माया और छाया का अनूठा खेल कहा है। मन काव्यमय हो उठा, सत्य सौंदर्य को छूने लगा। किस दृश्य को देखकर लेखिका का मन में काव्यमय हो गया? तो सिक्किम में जो युमथांग की यात्रा के दौरान 7 सिस्टर वाटरफॉल फॉल देखा, तो उस दृश्य को देखकर लेखिका की जो आत्मा है वो आत्मा संगीत सुनने लगी और झरने के पास बैठकर लेखिका ने बिखरे पत्थरों पर बैठकर अपना पांव शीतल नीर में डुबाया और उसे आत्मानुभूति हुई कि उसका मन काव्यमय हो उठा है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आपके कि जितेंद्र नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई और साना साना हाथ जोड़ी पहाड़ के आधार पर आपको बताना है। तो जो सिक्किम की यात्रा पर लेखिका गई थी, तो सिक्किम की राजधानी गंतोक, तो गंतोक से युमथांग जाते वक्त एक जगह पर एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र देखा। पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है, जिसको घुमाने पर जो सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा जो गाइड ने कहा था उनको। नेक्स्ट है मेरे लिए यह घर यात्रा सचमुच खोज की यात्रा है। लेखिका के इस कथन को साधन साना हाथ जोड़ी पहाड़ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो गंगटोक से युमथांग और आगे की कटाओं की यात्रा लेखिका के लिए खोज यात्रा थी और लेखिका ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उनकी सम्मोहन शक्ति को, वहाँ संघर्षपूर्ण जीवन का अनुभव किया और उसने वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कठिनाइयों और डोकों में बच्चे की पीठ में जो बांधे काम करती नारियों को, भीषण सर्दी में सीमांत क्षेत्र में गश्त करते फौजियों को देखा। इन सभी सत्यों की अनुभूतियों के आधार पर लेखिका ने इस यात्रा को खोज यात्रा कहा है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आगे वाला जो सबसे ज़्यादा खास महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं। जहाँ हिम शिखरों ने तो प्रकृति में जल संचय व्यवस्था किस प्रकार की? तो यहाँ हिम शिखर और जल स्तंभ के समान सर्दियों में यहाँ प्रकृति बर्फबारी करके हमें हिम शिखरों के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा के रूप में ले लेती है। पानी में लोगों ने प्यास बुझाती, यह जल का एक अद्भुत संचय व्यवस्था थी। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? तो गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही मेहनती हैं। इस दुर्गम पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर निवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अनेक सुख सुविधाओं असुविधाओं के बीच वे अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में बिताते हैं, जब जरा भी दीनहीनता या हीनता की भावना उनमें नहीं दिखती है। तो इसलिए गंतोक को बड़ी मेहनत से जो मनोरम बनाया है। फिर आपके अगला पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, कमेंट करके बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो भाई अज्ञेय जी हैं। और अज्ञेय जी ने बीएससी कहाँ से की थी? तो इन्होंने लाहौर से की थी। किसे संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है? तो भाई जीवन के आंतरिक अनुभवों को बांधना है जो आसान नहीं है। लेखक स्वयं किस लिए लिखता है? तो लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था की मुक्ति के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्था को देखने के लिए, आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। लेखक के सामने कौन सी व्यवस्था है? तो संपादकों का आग्रह है, प्रकाशक का तगाजा है और आर्थिक आवश्यकता। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। कृतिकार जो है वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता है? तो अपनी जो बाहरी दबाव होता है उसके प्रति समर्पित नहीं होता है। लेखक किस विषय का विद्यार्थी रहा है? तो लेखक विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा है। लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था? तो लेखक को जो पुस्तकीय ज्ञान था वो इसमें आपके अणु का, रेडियोधर्मी तत्वों का, रेडियोधर्मिता के प्रभाव का। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। लेखक ने कहाँ पर गिरे अणु बम के बारे में समाचार पढ़े? तो इन्होंने हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये वहाँ पे बम गिरे थे। किस नदी में बम फेंककर सैनिकों ने हजारों मछलियों को मार देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्रह्मपुत्र। लेखक के ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा? तो अपनी अनुभूति के आधार पर यह लेख लिखा था। लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई? तो अनुभूति को सबसे जो गहरी चीज़ें बताइए। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कब लिखी? तो भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे ये कविता लिखी थी।
लेखक का अनुभव अनुभूति कब बन जाता है? तो जब जो पत्थर पर अंकित मानव की छाया देखकर जो लेखक का जो अनुभूति बन जाता है। अज्ञे जी के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है? तो वह है लिखना। अज्ञे जी के अनुसार किसके स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है? तो कृतिकार का जो स्वभाव और आत्मानुशासन का बड़ा महत्व है। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पहुंचकर लेखक ने कैसा अनुभव किया? उनकी मनस्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी हिम्मत, हिरोशिमा में पहुंचकर वहां के दृश्यों को देखने पर लेखक को अणुबम के विस्फोट का भयानकता का अनुभव हुआ। वहाँ की सड़कों पर घूमते हुए जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर उनके कवि को अनुभूति हुई कि रासायनिक हमले में शिकार व्यक्तियों की क्या दशा हुई होगी। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जो रेडियोधर्मी विकिरणों का शिकार हुआ है, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया, उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। इसी तरह की जो प्रत्यक्ष अनुभूति उन्होंने कविता में लिखी है। मैं क्यों लिखता हूँ? प्रश्न के उत्तर में लेखक ने क्या कारण बताया? तो लेखक ने स्वयं को जानना चाहते हैं कि वह क्यों लिखता है। उसका उत्तर देना कठिन है, लेकिन लिख कर ही कोई लेखक अपने मन की व्यवस्था को प्रकट करता है, आकुलता से मुक्ति हो जाता है। यह अलग बात है कि कुछ प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाह्य व्यवस्था के आधार पर भी लिखा जाता है, कुछ संपादकों के आग्रह पर, प्रकाशक के तकाजे से और कुछ आर्थिक आवश्यकता से भी लिखा जाता है, परंतु इसका संबंध आत्मिक अनुभूति से अधिक रहस्य और उनका यह मूल कारण है। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है ये कि क्वेश्चन नंबर आपका है ये वाला 5वां प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है? तो ये बिल्कुल सत्य है। हिरोशिमा में अणुबम का प्रयोग विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। इस घटना ने विज्ञान के विनाशकारी रूप के सारे संसार को परिचित करा दिया। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग घातक अस्त्र बनाकर उनका आतंकवादी हमले में किया जा रहा है, और उनके द्वारा जो चिकित्सक द्वारा भ्रूण परीक्षण करके किया जा रहा है, अनचाहे भ्रूण को समाप्त किया जा रहा है। चिकित्सीय उपकरणों की सहायता से मानव शरीर के अंग निकाले जाकर तस्करों को प्रोत्साहित कर रहा है। किसान जहरीले रसायन और कीटनाशक छिड़क कर पैदावार को बढ़ा रहे हैं। फसलों को उत्पादित अनाज से लोगों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत उपकरणों के कारण ही ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है और निकलने वाली जो धुएं से वायु प्रदूषित भी हो रही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान के दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो भाई संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने से हमारी भूमिका यह है कि मैं विज्ञान के जिस यंत्र की बुराई के बारे में जानता हूँ उसका उपयोग करने से उससे दूर रहने का प्रयास करता हूँ। मैं प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक से संबंधित अन्य वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और न दूसरों को उपयोग करने की सलाह देता हूँ। फसलों को कीटनाशक जहरीले रसायनों की छिड़कने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ और भ्रूण हत्या जैसे बुरे कार्य करने वाले किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा जो ये चैप्टर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और व्याकरण और रचना पर आधारित आपकी जो अपठित गद्यांश आएंगे जो मैंने आपको एक अलग से वीडियो में आपको समझा रखा है। बाकी आपके जो विज्ञापन कौन कौन से आने वाले हैं वो मैंने आपको बता रखा है। ये विज्ञापन देख लो एक तो पुस्तक मेले वाला, और बाकी मैं उस वीडियो में भी आपको वहाँ पे बता रखा है। कॉर्पोरेट की प्रदर्शनी वो बता रखी है। HPW में आपकी अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी वस्तुओं का प्रदर्शनी लगानी है तो वो आपको बता रखी है मैंने। और आपके हैंडलूम नेशनल एक्सपो की तरफ एक आयोजन करवाए जा रहे हैं प्रदर्शनी का, तो उसके लिए बता रखा है। पत्र लेखन मैंने आपको बता रखा है। पत्र लेखन में आपको कौन कौन से प्रार्थना पत्र तैयार करना है। शैक्षणिक भ्रमण की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आपको बता रखा है। और इसके अलावा ये PDF आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर, ऐप से डाउनलोड कर लेना। और ऐप में आपको जो टेस्ट भी मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट आपके जो निबंध कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके निबंध, ये वाले सारे निबंध आप उसको अच्छे से देख के जाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, आतंकवाद एक समस्या, और राजस्थान की त्यौहार संस्कृति, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसको थोड़ा सा ज़्यादा देख के जाना। और मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, नई शिक्षा नीति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने के चांस है, और महंगाई और बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या, इसके भी आने की सबसे ज़्यादा चांस है। इसके बाद में फिर आपका जो विज्ञापन हो गया, संज्ञा सर्वनाम का पूरा वीडियो आपको अपलोड कर रखा है, देख लेना। आप सभी को आपके पेपर के लिए मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आपको 80 में से 80 नंबर की शुभकामनाएं। आप सभी का सपना पूरा हो और आपके आगे आने वाले पेपर की तैयारी भी आपको इसी प्रकार से करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट दे रखे हैं उन सभी टेस्ट को देना है। टेस्ट में आपको 100 प्रश्नों के 2 टेस्ट दे रखे हैं, और दोनों ही प्रश्नों का जो टेस्टों का लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रखा है। सभी जगह पे इस टेस्ट के लिंक को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ में। बस इतना सा काम आप ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। 1 घंटे और 30 मिनट की वीडियो में हम दोनों सभी ने मिलकर जो इस पूरे जो आपकी जो हिंदी किताब है, दोनों किताबें कृतिका और क्षितिज, उसको
वहाँ पे कवर किए हैं। तो एक रिवीजन वीडियो था, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी का जो सपना है इस बार 80 में से 80 का वो पूरा हो।